हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हम लोगों ने टिश्यू जो है ऊतक पढ़ रहे थे यूनिट 6 में। इसमें जो है तो एनिमल एनिमल जो है तो एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ना था, और ये प्लांट टिश्यू जो है उसके बारे में आप लोगों को बता चुकी थी। आप लोग सबसे पहले जो है पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो है तो सेकंड देखिएगा, जिससे जो है आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कल थे हम लोग कहाँ पर? ये सब हो गया था। और इसमें जो आप लोगों को एक बात ये है कि जो बताई थी आप लोगों को कि ये जो जाइलम के जो टाइप्स हैं और फ्लोएम के जो टाइप्स हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा शार्ट्स नोट्स बना लीजिएगा कि जाइलम कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रैकेट्स हैं, वाहिका है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, और इनके काम क्या है, इनके कार्य क्या हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। और फ्लोएम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका साथी कोशिकाएं, फ्लोएम ब्रेसे एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। इसको जो है तो जैसे सीव सेल्स कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं, कैम्पेनियन सेल कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। इसके फ्लोएम के 5 टाइप होते हैं। तो इसको जो है तो आप लोग शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। फिर इसके बाद अपन लोग कहाँ पढ़ना था? यहाँ जंतु ऊतक से जो एनिमल टिश्यू के बारे में अपने को पढ़ना था। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए इनमें डायग्राम है। पेशी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। यानी कि जब ये मसल्स अपनी जो है तो क्रिया करेंगी, जब सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, तो क्या होगा? मतलब इसमें एक प्रकार से गति होगी, कार्य होगा। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न में हल के लिए यह संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ अपने बॉडी में बनता है, उसे जो है तो लीवर और किडनी के पास तक पहुंचाता है, जिससे यह जो है तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा अलग होते हैं। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। यानी कि रक्त एक प्रकार का क्या है? ऊतक ही है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब पेशियां जो क्या है, ये भी जो है तो ऊतक का ही रूप है। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक। जैसे पहला क्या दिया हुआ? एपिथेलियम ऊतक दिया हुआ। फिर क्या है? संयोजी ऊतक है। फिर पेशीय ऊतक है तथा तंत्रिका ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक है। एक रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है, तथा पेशी और पेशी ऊतक हैं। इस प्रकार से अपने पास इतने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक हो गया, रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और पेशीय ऊतक हो गया। इस प्रकार से जो है एनिमल टिश्यू में ये पाए जाते हैं कि कितने प्रकार के ऊतक हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन किसके बारे में देखते हैं? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक के बारे में, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। जैसे त्वचा है, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़े की कूपिकाएं, वृक्कीय नली
आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने हुए हैं। इसको आप लोग शॉर्ट्स नोट बनाइएगा, उसमें लिखिएगा जैसे एपिथेलियम ऊतक, और एपिथेलियम ऊतक के सामने लिखिएगा कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसको लिखिएगा त्वचा, जैसे जो अपनी ऊपर जो अपने स्तर होती है, जो ढका होता है अपनी बॉडी, यहाँ पाए जाते हैं। मुंह में पाया जाता है। आहार नली जो है, जिससे भोजन अपने निगलते हैं, उसमें पाया जाता है। रक्तवाहिनी जो है, रक्तवाहिनी नली जो है, उसमें पाया जाता है एपिथेलियम ऊतक। फेफड़ों में जो कुपिकाएँ होती हैं, जिसमें से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसमें पाई जाती है। वृक्कीय नली आदि, जो किडनी की अपनी जो नली होती है, उसमें एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। इस प्रकार से एपिथेलियम ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको आप लोग एक नोट्स बनाइएगा। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, यानी कि ये कई परत की होती हैं एपिथेलियम ऊतक। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, सल्की है जो है, तो ये सल्की जो है ऊतक जो है, तो इसकी क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम ऊतक है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें देखिए घनाकार क्यूबाइडल है। फिर इसके बाद कॉलमनर है, ये कॉलमनर है। फिर इसके बाद जो है तो ये स्तरित है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस स्तरित सल्की को बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड से स्क्वामस इसको बोलते हैं, स्तरित सल्की को। इस प्रकार से ये पाई जाती हैं। ये मतलब 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतकों के प्रकार बताया गया है कि जो सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार या पक्षमाभि। जब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिलिएटेड जो है तो कौन सी ये ऊतक है, तो ये कॉलमनर ऊतक जो होता है, यही जो है तो सिलिएटेड जो है ऊतक होते हैं, पक्षमाभि ऊतक होती हैं। और स्तरित सल्की जो होती हैं तो ये होती हैं, मतलब ये कई स्तरों की बनी होती हैं। फिर इसके बाद देखिए निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती हैं। जैसे कि डायग्राम 6.9 में दर्शाए के अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं, यानी कि जिसका जैसे कार्य है मतलब वैसे उनका नाम। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कोशिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, यानी कि वहाँ पर परमिएबल एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है तो गैसों का आदान प्रदान होता है रक्त के द्वारा कोशिका में, अपने जो है तो फेफड़ों में। वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। जो सल्की स्क्वामस एपिथेलियम ऊतक है, वो कहाँ पाया जाता है, अपने आहार नली तथा मुंह के अस्तर को ढके रहती हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती हैं। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसीलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वसन नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ या सीलिया होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार या एपिथेलियम कहते हैं। पक्षमाभी या कॉलमनर होता है, या इसी को सिलिएटेड भी कहते हैं, सिलिएटेड स्तंभाकार।
घनाकार एपिथेलियम या ब्रकीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती हैं। जो ये घनाकार यानी कि क्यूबाइडल जो एपिथेलियम ऊतक होती हैं, ये क्या करती हैं, जो अपनी किडनी है, वृक्क की नली है तथा लार ग्रंथियां जो मुख में पाई जाती हैं, नली के अस्तर का निर्माण करती हैं, जहाँ से लार का स्रावन होता है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एनिमल टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। इस प्रकार से अपने इसमें सभी टिश्यू दिए हुए हैं। तो अभी अपन क्या पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं एनिमल टिश्यू, फिर इसके बाद क्या पढ़े हैं, एपिथेलियम टिश्यू। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री या मैट्रिक्स में धसी होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं, यानी कि जैसे कार्य रहता है उसी के अनुसार ये करती रहती हैं। जैसे क्रियाकलाप क्या है 6.4 में देखिए कि रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, नमक होता है और हार्मोन भी होते हैं। रक्त का काम क्या है, तो गैसों को शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करना यानी कि पहुंचाना होता है। रक्त के द्वारा जो है अपने बॉडी के अंदर गैसों को क्या होता है, आदान प्रदान होता है। शरीर में पचे हुए जो भोजन है और भोजन से जो प्रोटीन्स मिलता है, हार्मोन्स जो मिलता है, इन्हें क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाते हैं और संवहन का कार्य करते हैं। ये जो ब्लड होता है। फिर इसके बाद देखिए इसमें देखिए विभिन्न श्वेत रक्त, जैसे अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपने जैसे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें कितने % प्लाज्मा पाया जाता है, तो प्लाज्मा जो है तो 55% पाया जाता है और ब्लड जो है तो 45% होता है। और जो 55% प्लाज्मा होता है उसमें 92% क्या होता है, वाटर होता है और 8% प्रोटीन होते हैं और जो 2% शेष बचा उसमें खनिज और लवण होते हैं। इस प्रकार से इनका जो है तो डिवाइड होता है ब्लड मतलब 2 भागों में बटा रहता है, प्लाज्मा और ब्लड में। फिर इसके बाद देखिए विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उसमें क्या क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी को देखिए ये कैसे होती हैं। जब स्लाइड में देखेंगे तो इनकी संरचना किस प्रकार से दिखेंगी, तो ये न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है और इसमें जो है तो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं वाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है, किंतु जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। तो अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इसमें से सबसे बड़ी कौन से ऊतक होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं, तो इसमें आप कौन से कणिका बताएंगे, मोनोसाइट जो होती है ये सबसे बड़ी जो है तो सेल होती है डब्ल्यूबीसी में। बाकी तो पाई बहुत सारी जाती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो इसमें से सबसे बड़ी जो है तो मोनोसाइट्स होती है। फिर इसके बाद देखिए लाल रक्त कणिका, ये लाल रक्त जो कणिका होती हैं इसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है और जैसे लामा है उसमें पाया जाता है और ऊंट में पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता है। फिर हैबर्स नलिका देखिए, सूक्ष्म नलिका देखिए, ये उपास्थ्य या कॉन्ड्रोसाइट्स कचाव आधात्री, ये जो है तो अपने बोन्स में पाया जाता है।
कॉन्ड्रोसाइट से जो है तो ये किस में पाया जाता है, ये जैसे अपने अस्थियों में, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर ये भी एक क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपका कि जैसे बोन को बोन्स किससे जोड़ते हैं, तो ये लिगामेंट से जोड़ता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। और हड्डी को मांसपेशियों से किससे जोड़ते हैं, तो ये टेंडान के द्वारा जुड़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग और एक शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा। फिर जैसे मान लीजिए आप लोगों से कभी ये भी पूछ लेता है कि जैसे कार्टिलेज टिश्यू है तो ये क्या होते हैं, तो कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे अपना कान हो गया, कान का बाहरी हिस्सा हो गया, अपनी नोज हो गई, जो लांग हड्डियाँ पाई जाती हैं इनके साइड में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं, कार्टिलेज जो टिश्यू होती हैं। और रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इसमें जो है तो केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद देखिए इसमें नीचे क्या है, एपिडोबसासाइट्स। यह जो है बसासाइट किस प्रकार के होते हैं, इसमें मोटी सूक्ष्म बिंदु किस प्रकार से इसमें जो है तो गोलाकारी होती हैं और इसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें देखिए क्या दिया हुआ है सबसे लास्ट में, एरियोलर ऊतक दिया हुआ है, जिसमें से क्या क्या है इसमें देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जालिका फाइबर है, रेस कोरल, इसमें से रेस कोरक है और बृहद भक्षकाणु है, कोलेजन फाइबर है, संप्रेषणी कोशिका है, प्लाज्मा कोशिका है। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरह की संरचनाएं आपको दिखेंगी। अब देखिए अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अब अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। अब अस्थि का क्या काम है, ये पूरे अपने बॉडी का क्या देती हैं, एक आकार प्रदान करती हैं। क्योंकि अगर ये अस्थियां नहीं होंगी तो अपनी बॉडी तो इस तरह से नहीं होगी जैसे है रहती है, और ये कैसे रहती है, कठोर होती है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं, अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन शॉर्ट आपको 1 नंबर के क्वेश्चन अगर आप किसी की तैयारी करते हैं कि आपकी जो बोन है तो किससे बनी होती हैं, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं जो अपनी हड्डियाँ होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। जैसे दो अस्थियां हैं, बोन टू बोन किससे जुड़े होते हैं, लिगामेंट से जुड़े होते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती हैं और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं जो ये लिगामेंट्स होते हैं। और एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा होता है, जो कंडरा जो है तो बोन को, अस्थियों को किससे जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है। ऐसे आप लोगों को लिख लेना है, नहीं तो ये भूल जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं हमें सब कुछ आ रहा है, बट जब इस क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं हम पढ़े तो हैं बट कन्फर्म नहीं रहता है। इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि या कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि कार्टिलेज टिश्यू जो है तो उसके क्या होते हैं, जो अपनी नोज है ये कार्टिलेज टिश्यू की है, और जो अपने ये ईयर का बाहरी भाग है ये क्या है, कार्टिलेज टिश्यू है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। यह अस्थियों, जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कार्टिलेज जो है किससे बनी होती है, ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती हैं। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। उपास्थि जो होती है, ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें दिया हुआ है नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं। मतलब इसको भी अपने को नोट्स बना लेना कि उपास्थि जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नाक में पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं, कंठ, गले में, श्वास नली में उपस्थित होती हैं। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, जो एरियोलर संयोजी ऊतक होता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, एरियोलर संयोजी ऊतक जो है, और ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक या एरियोलर ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं, जो अभी अपन डायग्राम में देख रहे थे। ये यहाँ पर देखिए
ये देखिए, ये है, इसमें इस प्रकार से ये वसा है, एपिडो वसा साइड से ये कोशिका है वसा की। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? तो वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। यानी कि अगर आपसे अगर पूछा जाए इस प्रकार की के लिए उदर जो ये वसामय ऊतक है, वसा ऊतक जो होते कैसी होती हैं, तो ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती हैं। यानी कि कुचालक होती है, उष्मा की सुचालक नहीं, कुचालक होती हैं ये जो वसा होती हैं, वसा वाली ऊतक जो होती हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या है, अब अपन पढ़ते हैं पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा या मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होता है। जैसे अपने मतलब इच्छा अनुसार जिसको अपन कर सके, हैंड को जैसे है, पैर को है, जो अपने इच्छा अनुसार मोड़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पेशी ऊतक कहते हैं। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायता होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार शाखा रहित होती हैं। यानी कि इसमें जो है जो रेखित पेशियां होती हैं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं, इसमें शाखाएं नहीं होती हैं और बहुनाभिकीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। यानी कि ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आ जाएंगी, जिसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं या चिकनी पेशी कहते हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चिकनी पेशियाँ। चिकनी पेशियाँ या अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। अब अनैच्छिक पेशी में जो उदाहरण आप लिखेंगे कि किसमें कहाँ कहाँ अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं, जो ये अरेखित पेशियाँ होती हैं, जो नॉन वॉलेंट्री होती हैं, जिसमें अपना कोई बस नहीं होता, जिसे हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, आँख की पलक है, मूत्रवाहिनी है और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है, यानी कि जो श्वसन सांस लेते हैं। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा किस प्रकार से होता है, नुकीला होता है, तर्करूपी होता है, स्पेंडल शेप्स होते हैं। ये एक केंद्रकीय होती हैं। यानी कि जो ये कोशिका होती हैं अरेखित पेशी होती हैं, जो चिकनी पेशी होती हैं, ये इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है, क्योंकि इसमें जो है तो किसी प्रकार की रेखाएं नहीं होती हैं और इसमें इच्छा के अनुसार जो है तो काम नहीं किया जा सकता है। यह चिकनी जो है तो पेशी होती है। हृदय पेशी है, यह कार्डियक पेशी जो होते हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं। फिर इनको देखिए तो ये अनैच्छिक पेशी होती है, मतलब इसमें किसी प्रकार की जो है तो अपन वो नहीं करते, ये नॉन वॉलेंट्री होती हैं। जैसे हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं, कार्डिक या हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। इसमें भी एक केंद्र का जो है तो पाई जाती हैं, जो कार्डियक जो मसल्स होती हैं इसमें। अब इसके बाद क्या है, क्रियाकलाप 6.5 में देखिए
कि विभिन्न प्रकार के पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें और उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। यानी कि अपने को इसमें क्या बताना, केंद्रक की संख्या रेखित पेशी में तो रेखित पेशी में नहीं होती है, चिकनी में होती है, हृदय में होती है। केंद्रकों की स्थिति तो इसमें अनुपस्थित होती है और इसमें जो है तो उपस्थित होती है, और इसमें हृदय पेशी में भी उपस्थित होती है, इसमें लिखना होगा। फिर ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, ये जो है तो ये क्या है, एक प्रकार के रेखित पेशी है, और इसमें क्या है, इसमें केंद्रक है, धारियाँ हैं, ये इसमें जो है तो धारियाँ हैं, ये बेलनाकार की संरचना है, तर्क रूपी पेशीय कोशिका। इसके बाद जो है तो सेकंड ये बी नंबर जो है तो ये क्या है, तर्क रूपी है, और ये इसमें क्या है, इसमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। और अच्छा, केंद्रक सभी में प्रेजेंट है, यानी कि जो पहली जो ये रेखित पेशी है इसमें भी केंद्रक है, और जो सेकंड जो ये पेशी है, जो ये जो है अपने चिकनी पेशी या अरेखित पेशी है, इसमें भी है, हृदय पेशी है, इसमें भी, सभी में केंद्रक प्रेजेंट है। और सभी की संरचना अलग अलग है, जैसे ये बेलनाकार है, ये आरेखित है, ये जो है तो लाइनिंग है, और इस प्रकार से इनकी संरचना है। पेशीय ऊतक जो है तो 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी और चिकनी पेशी और कार्डियक या हृदय पेशी होती हैं। इस प्रकार से तीनों पेशियों की संरचना दी हुई है। अब इसके बाद देखिए क्या आ गया अपना, ये तंत्रिका ऊतक आ गया, जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब नर्वस टिश्यू के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि क्या है नर्वस टिश्यू। तो सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। जो अपना मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो ये किससे बनी होती हैं, ये तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। न्यूरॉन जो होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट हो, केंद्रक भी होता है और कोशिका द्रव्य भी होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, और इससे जो है तो लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हो कि एक तंत्रिका कोशिका कितने मीटर तक लंबी हो सकती है, तो जब अपन थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी पता रहेगा कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। जो ये हैं तो ये रेशे जो है तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, तंत्रिका जाल का, एक तंत्रिका टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें जो है तो किस प्रकार से न्यूरॉन्स होता है। अब इसमें देखिए सेंटर में क्या दिया हुआ है, इसमें जो है तो न्यूक्लियस दिया हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और इसमें जो ये पतली पतली जो लाइनें खींची हुई इन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर ये जो पूरा गोल वाला पार्ट होता है इसे कोशिका काई या क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। फिर ये जो ये तंत्रिकाक्ष है, ये जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ये लंबी लाइन दी हुई है, इसे क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। फिर इसके जो अंतिम छोर से दिया हुआ इसे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग, ये जो है क्या है, नर्व का यहाँ से एंड होता है। इस प्रकार न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को क्या करते हैं, ये गति प्रदान करते हैं। अब गाइस इसके जो है तो क्वेश्चन आंसर बचे हैं, इसको जो है तो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। अब आप लोगों ने क्या सीखा है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इसमें बता देते हैं, जो कि सारांश दिया रहता है इसमें, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका फंस ही जाते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य समान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊतक किसे कहते हैं, तो ये क्या है, जो एक प्रकार की कोशिकाएं होते हैं उन कोशिकाओं के समूह होते हैं जो कि संरचना में सेम होती हैं और इनका कार्य जो है तो समान होता है।
पौधों के ऊतक पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं। विभाज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक विभाज्योतक से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं और इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं प्लांट में, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको हमने पहले फर्स्ट पार्ट जो इसका है उसमें आप लोगों को समझा चुके हैं। सरल ऊतकों में 3 प्रकार का होते हैं। सरल ऊतक है ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम, जो जटिल ऊतक के प्रकार हैं। फिर एपिथेलियमी ऊतक पेशी और संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को जो है तो 4 प्रकार में बांटा गया है, जो डायग्राम में आपको दिखाई हूँ। सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, रोमीय तथा ग्रंथिल है। श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक है, एडिपोज या वसामय ऊतक है, अस्थिकंडरा, स्नायु, उपास्थु तथा रक्त ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसे। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होती हैं, रेखित, आरेखित और कार्डियक या हृदय पेशी होती हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त कर और संचालित करता है। और ये तंत्रिका तंत्र की यूनिट क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। गाइज आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।